अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और एक दूसरे की एहतराम और मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आज की स्टोरी एक कॉल सेंटर की है। वहाँ मैंने बहुत अरसा मुलाजमत की और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस कॉल सेंटर की शनाख्त ना ज़ाहिर करने का मकसद यही है कि मैं उस कॉल सेंटर की साख्त को मजरूह नहीं करना चाहता, उसका इमेज ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस स्टोरी में उसका नाम नहीं लूँगा। इतना बताता चलूँ कि वो कॉल सेंटर रावलपिंडी में है और जिस बिल्डिंग में है उसमें एक बेसमेंट भी था। और जैसा कि सब जानते हैं कि कॉल सेंटर नाइट शिफ्ट में चलता है पाकिस्तान में, और रात को काफ़ी लेट जो है वो छुट्टी होती है। तो अक्सर जिन लड़कों के टारगेट्स जल्दी पूरे हो जाते थे उनको जल्दी छुट्टी दे दी जाती थी। अब दिसंबर चल रहा था और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मुझे भी टारगेट पूरा होने की वजह से थोड़ी जल्दी छुट्टी हो गई थी। अब अक्सर मुझे नीचे बेसमेंट से आवाज़ें भी आती थी, लेकिन मैं नीचे नहीं जाता था। एक दिन मुझे हुआ कि मैं नीचे जाऊँ, लेकिन सर किसी को जो हमारे टीम लीडर थे, वो किसी को भी अकेले नीचे नहीं जाने से मना करते थे। हम वजह पूछते थे तो वो मना कर देते थे और कहते थे कि हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं होता। मैं जो मना करता हूँ ये आपके फ़ायदे के लिए। अब मुझे और मेरे साथ एक और लड़का था जो कोवर्कर था। उसको एडवेंचर का शौक़ हुआ कि बेसमेंट में जाके देखे तो सही कि क्या है, किस वजह से सर हमें नहीं बताते कि नीचे क्या है, क्यों नहीं जाने दिया जाता। खैर, एडवेंचर को शुरू करने के लिए हम लोग नीचे गए। पीछे लाइट नहीं थी तो मोबाइल्स की लाइट का यूज़ किया। जैसे ही हम नीचे पहुँचे, नीचे ग्लास टूटे हुए पड़े थे। खैर, उस पूरे बेसमेंट में शीशे का काम हुआ था और बहुत ज़्यादा ग्लास भी नीचे टूटे हुए पड़े। मेरे साथ जो लड़का था वो, मुझे नहीं पता मुझसे मजाक कर रहा था या कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर था या वो सीरियस था। उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि मुझे कोई धक्के दे रहा है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मुझे कोई धक्के दे रहा है। खैर, साथ ही मुझे भी वहाँ से कांच टूटने की आवाज़ें तो आ रही थी और साथ ही साथ कुछ कांच हमारे ऊपर भी गिर रहे थे। अब वो लड़का पहले से ज़्यादा और ज़्यादा ज़ोर से मुझे कहना शुरू कर दिया कि भाई मुझे बार बार कोई धक्का दे रहा है और ज़ोर से धक्का दे रहा है। खैर, मैं अपने एडवेंचर का मज़ा ले रहा था। इसी असना में, जब मैं अपने एडवेंचर का मज़ा ले रहा था, तो उसी असना में किसी ने उस लड़के का गला पकड़ लिया और वो ज़ोर से गिरा और चीखने लगा। खैर, मुझे पहले लगा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन उसके गले पे निशान नाखूनों के मैंने खुद देखे उसी वक्त। अब मुझे डर लगना शुरू हो गया था। हमने कोशिश की कि हम वापस जाएं, लेकिन रास्ता तलाश करने पर भी हमें वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा था। अल्लाह रहम करे, लेकिन सच है, हमें वापसी का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। और मुझे वो जो शीशे लगे हुए थे, कि मैंने पहले बताया कि बेसमेंट में हर तरफ शीशे का काम हुआ था, तो मुझे उन शीशों में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, डर की वजह से मैं देखना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन उसका अक्स मुझे महसूस हुआ। मुझे ऐसे लगा कि मेरी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है। किस्मत कह सकते हैं या कुछ भी, हमारे मोबाइल्स की बैटरीज हमेशा फुल रहती थी, क्योंकि कंपनी का जो हमारे कॉल सेंटर के जो हमारे टीम लीडर थे, उनका ये एक असूल था कि जब भी हमें छुट्टी होती थी उससे 30 मिनट पहले ही हमें हमारे फ़ोन चार्ज लगाने की ऑर्डर्स मिल जाते थे कि जितने भी लड़के हैं अपने फ़ोन को चार्ज करें, ताकि जाते हुए हमारे फ़ोन फुल चार्ज हो। उसकी वजह ये थी कि हमारे टीम लीडर कहते थे कि आप लोग जैसे ही घर पहुँचे, आप बैक कॉल करके मौके की रिपोर्ट दें कि हम घर पहुँच चुके हैं, सेफ एंड साउंड है। ये हमारे जो मैनेजर थे या जो हमारे टीम लीडर थे, उनका बनाया हुआ एक सेफ्टी रूल आप कह सकते हैं। खैर, उस लड़के को इस बार किसी ने गले से पकड़कर ऐसा दबाया कि उसके मुंह से खून आना शुरू हो गया। हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब भी नहीं पता था कि हमें अब वहाँ पे हवा चलना भी शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि ये हवा आ कहाँ से रही है। मुझे डर के मारे रोना आ रहा था, क्योंकि मैं मुसलसल अपने पीछे कुछ महसूस कर रहा था जो कि हाइट में बहुत ही ऊंचा और लंबे हाथों वाला था, और वो एक नहीं था। इसलिए दोबारा मेरे से पीछे
देखने ही नहीं वाला था। वहाँ से अजीब गंदी स्मेल भी आ रही थी, जैसे किसी कोई जानवर मरा हो। ऐसा लग रहा था वहाँ कुछ चल भी रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। वो ग्लास टूटने की आवाज़ें मुस्तकिल थी और जान नहीं छोड़ रही थी, और जैसे कि कोई लकड़ी के बने हुए जूते पहनकर चल रहा हो। टक टक की आवाज़ें आ रही थी और हमारे पीछे ही लगा। हम लोगों को उस दौरान ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बाकायदा से हमारा पीछे था। अब मुझे भी धक्के लगना शुरू हो गए और मैंने जो भी मुझे आता था वो पढ़ना शुरू कर दिया। अब डर के बारे में जो लगना शुरू हो गया, मेरा दिल बंद हो जाएगा। इतने में वो लड़का बेहोश होकर मेरे ऊपर ही गिर चुका था। अब मैं बैठ गया, जो आता था मुझे वो मैं पढ़ रहा था। इसी असना में मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक कदम भी आगे पीछे हूँ, लेकिन इसी असना में मुझे मैनेजर साहब की कॉल आ गई। उन्होंने अपने रूल के मुताबिक कॉल की मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, और मैंने फ़ौरन उनकी फ़ोन जो है वो अटेंड कर ली। मोबाइल की जो आवाज़ थी उसकी वजह से माहौल थोड़ा चेंज हो गया, मुझ में भी थोड़ी हिम्मत आ गई। तो मैंने रोते रोते उनसे ये अपील करना शुरू कर दी कि सर आ जाए प्लीज़, मुझे बचाएं, मुझे प्लीज़ बचा लें। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ हो, खैरियत तो है? मैंने कहा सर बेसमेंट में आ जाएं, हम दोनों को बचा लें, आपका ये एहसान मुझे घर नहीं बोलूँगा। खैर उनका भला हो, मैं आज भी उनको दुआएं देता हूँ। वो कुछ देर में आ गए और अपने साथ 5 लड़कों को भी लिए, जिनमें 2 हाफिज़ कुरान थे। दूसरे लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उसके लिए रेस्क्यू 112 को बुलाया गया और मुझे साइड पर ले जाकर मैनेजर साहब ने रेस्क्यू वालों और बाकी ऑफिस के लड़कों को कुछ ना बताने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि ये बात तुम अपने तक ही रखना, क्योंकि हमारे CEO साहब ने ये बिल्डिंग 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है, और अगर ऐसे वाक़यात या ये चीज़ें बाहर आ गई तो ऐसे वाक़यात के बाहर आने की वजह से कॉल सेंटर की जो साख्त है, जो इमेज है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो ध्यान रखना कि इस कंपनी का नाम ना आए। खैर 2 घंटों के ट्रीटमेंट के बाद वो लड़का भी काफ़ी बेहतर हो गया, स्टेबल हो गया। तो मैनेजर साहब ने उससे भी यही प्रॉमिस लिया, और आज भी उस क्लास के निशान मेरी कमर और शोल्डर्स पर मौजूद। उस वाक़े के बाद से सर मेरे साथ जो हमारे मैनेजर थे, वो मेरे साथ लाजमी 1 या 2 बंदे भेजते थे जो मेरे रास्ते में ही रहते थे, और वो दूसरा लड़का इस वाक़े के कुछ अर्से बाद कॉल सेंटर छोड़ गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम लोगों को अपने सीनियर और एक्सपीरियंस लोगों की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने इस अपने तकलीफ दे वाक़े का इससे यही सीखा कि नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, वुज़ू और पाक हालत में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। इससे हमको रूहानी ताकत भी मिलती है, और ऐसे मामलात में भी हमें ताकत मिलती है। इसके अलावा जो ज़िंदगी के हमारे दूसरे मामलात हैं, नॉर्मल जो मामलात हैं उनमें, तो अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे।